now let's see, we have to find the electric field at the equatorial point, है ना, at equatorial line. ओके, यानी ये हमारा एक डाइपोल है ना, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, थोड़ा नीचे बनाते हैं, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू. बहुत बढ़िया. ओके, बहुत बढ़िया. अब देखो यहाँ पे मानो एक पी पॉइंट है, यहाँ पे हमें एट द इक्वेटोरियल लाइन है ना, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी L, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी L, है ना. चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, हमें पता है दूरी जो होती है 2L होती है. ओके, है ना. तो मुझे बताओ माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट पे वो कैसी होगी, वो कैसी होगी. बच्चे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के अंदर होती है, तो ये मान ली मैंने E1 है ना, और प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो ये हो गई मेरी E2. अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वही मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें भाई, अगर दोनों के बीच का एंगल पता होता तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते, पर क्योंकि एंगल पता नहीं है तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ, पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ, है ना. थोड़ा सा चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, और इक्वेटोरियल के मिडिल पॉइंट से जो दूरी है ये r है, तो मुझे बताओ ये कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. पता है ना फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अगर तुम देखो ये 90 डिग्री ट्राइंगल है ना, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, वो तो ऊपर से मानेंगे, ठीक है. तो ये मानो मेरी बेस हो गई, तो क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस मतलब ये वाली साइड है ना, जो कि पता नहीं है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर तो जाके किसमें हो जाएगा, रूट में. छोटी सी बात है ना, क्लियर हो गई. अच्छा, बहुत बढ़िया. तो जो ये भी आ गई. अब सेम ये दूरी कितनी आएगी, ये साइड भी सेम ही आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. जरा मुझे E1 की वैल्यू बोलो, क्या होगी वैल्यू, क्या होता है, के क्यू जो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है अपॉन दूरी का स्क्वायर. बताओ दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, ये दूरी है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. और यही मेरी E2 की भी वैल्यू होगी, चेक कर लो. E2 की वैल्यू के क्यू, चार्ज सेम है और दूरी भी सेम है, तो E2 की वैल्यू भी सेम आएगी. आएगी कि नहीं आएगी. ओके, बहुत बढ़िया. चलो अब चलो रिजल्टेंट निकालते हैं. मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा, कितना मान लिया, थीटा, तो ये भी कितना आएगा, थीटा आएगा. देख लो, ये ना क्या के ये z बन रहा है तो इसको बोल देते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल के थ्रू बन रहा है. देखो आएगा ना थीटा, बोलो. तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि मुझे पता जब दोनों वैल्यू सेम है तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड बीच की होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये वाली, वो बिल्कुल बीच में आएगी. तो कॉमन सी बात है, जब दो वेक्टर सेम होते हैं नेट आता है एकदम बीच में आता है ना, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है. ओके, चलो देखो ये वाला डायग्राम देखो, ये है E2, ये है थीटा. तो बताओ थीटा के डायरेक्शन में क्या आती है, कॉस वाला कंपोनेंट आता है. पुराने लेक्चर में तुम्हें पता होगा, अगर कोई ऐसा वेक्टर r है, इधर थीटा है, तो इधर क्या आता है, कंपोनेंट r cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आता है, r sin थीटा. तो इधर की तरफ क्या आएगी भाई, E2 की वजह से E2 cos थीटा, बोलो सही है. और इधर की तरफ क्या आएगी, E2 sin थीटा. कोई दिक्कत. अच्छा, बहुत बढ़िया. ये मेरी नेट है, क्या है,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं इसको E मान लेता हूँ। तो E2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, E sin थीटा और E cos थीटा। सही है कि नहीं, बताओ। E2 की जगह पे E लिख सकते हैं ना, दोनों की वैल्यू सेम ही है। अच्छा अब ऐसे देखो, नीचे की तरफ देखो, इधर क्या है भाई, इधर है E1, क्या है E1, और ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा भाई, ये थीटा आएगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा आएगा, ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, E1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट E1 sin थीटा। और E1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, E1, इसको मैंने E मान लिया है तो क्या लिख दूं मैं, E cos थीटा E sin थीटा। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई ना, E sin थीटा E sin थीटा, ये तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगी, तो जो नेट आएगा वो किधर आएगा, तो ये ध्यान दो, ये ब्लू वाला भी इधर और ये येलो वाला भी इधर, तो जो नेट आएगा वो क्या आएगा, E नेट कितना आएगा, E नेट आएगा 2E cos थीटा। कर पा रहे हो, तो बहुत दिन से हम लोग करते चले आ रहे हैं ना, तो आदत हो जानी चाहिए इस चीज की। ये आ जाएगा 2E cos थीटा। देखो पुराने लेक्चर अगर भूलोगे तो फिर दिक्कत होगी, ये बात याद रखना। तो अगर ये नहीं देखा है रिवाइज करना, तो पहले पुराने लेक्चर भी रिवाइज कर लो ताकि कंपोनेंट्स की आदत पड़ जाए तुमको, कैसे बनाते हैं, और बेसिक्स हमने सीखा है। चल देखो 2E cos थीटा, तो E नेट कितना आ गया, 2E की वैल्यू कितनी है, KQ बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सही है क्या, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इनटू cos थीटा। चलो जरा cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब तुम जरा ये वाला ट्राइंगल देखो, मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ, मानो O, क्या दे देता हूँ O। तो जरा PO A वाला ट्राइंगल देखो, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये क्या है R है, ये L है ना, और ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। जरा यहाँ से मुझे cos थीटा की वैल्यू बताओ। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलो, यानी क्या हो जाएगा, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। जरा यहाँ रख दो, cos थीटा की जगह वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगी, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर अंडर रूट है ना, अंडर रूट मतलब पावर कितनी, रूट मतलब कितनी पावर होती है, हाफ, 1/2। बात समझ में आ रही है, देखो ये हो गया। अब ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड होकर क्या बन जाएगी, 2AQL बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो सही है, बोलो सही है, ओके बहुत बढ़िया। तो E नेट आ रही है तुम्हारी। चलो देखो, अब तुम्हें पता है 2QL क्या होता है, 2QL क्या होता है, डाइपोल होता है। तो ये आ जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 E नेट। कोई दिक्कत, देख लो, पाँच सौ कॉपी करो ना। देखो एट एक्सिस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी K2PR ये आई थी अपॉन, है ना, 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का, बोलो, होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आई थी ना वैल्यू। ओके बहुत बढ़िया। अच्छा नाउ सपोज कि हमारा डाइपोल जो है ना, पहले मैं इक्वेटोरियल का भी लिख लेता हूं। एट इक्वेटोरियल क्या आई थी,
लाइन पे क्या आई है भाई, ये आई है E टू देखिए के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर रेस टू द पावर 3/2, यही आई है। अच्छा भैया बहुत बढ़िया। अब ना सपोज हमारा जो डाइपोल है बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, है ना। ये डाइपोल है हमारा, और पता डाइपोल बहुत छोटा होता है, -q से +q। और एक्सिस की बात करूं तो ये दूरी जो r थी, मान लिया बहुत दूर ले ली, है ना। डाइपोल इतना सा और दूरी इतनी बड़ी, तो जो डाइपोल में जो 2l लेंथ है वही r के कंपेरेटिव, मानो r इतना बड़ा बहुत ज्यादा दूर और डाइपोल इतना छोटा सा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा भाई कि जो l होगा एज कंपेयर टू, ये l होता है ना हाफ लेंथ ऑफ डाइपोल, ये जो l होगा है ना एज कंपेयर टू r बहुत बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। मानो ये 1 मीटर, r की वैल्यू 1 मीटर डाइपोल था, डाइपोल से सेंटर से -q +q निकाल रहे हैं P पॉइंट, जो कि r है, जो कि कितना है हमारा, क्या लो 1 मीटर है ना, कितना है 1 मीटर। और ये डाइपोल की लेंथ 0.2 मीटर है, तब भी बहुत बड़ा मान लिया, माने और छोटा है 0.2 मीटर ले लेते हैं, या 0.02 मीटर ले लेते हैं, चलो 0.02 मीटर ले लेते हैं। तो ये जो L आएगी हाफ लेंथ, ये L कितनी आएगी, ये तो डाइपोल की 2L लेंथ है, तो L कितनी आएगी 0.01। क्या ये इसके कंपेरेटिव बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी है। अब तुम यहाँ पे जरा रख के देखो, अगर तुम इसको रखो 1 का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये तुम निकाल रहे हो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की वैल्यू, है ना। ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 0.0001, तो आंसर आया 1.0001 विच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, यानी 1 का स्क्वायर। सही है गलत, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, और यू कैन से इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, और यू कैन से इक्वल्स टू r का स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू 1 है। बस में इसमें 1 के स्क्वायर में ये ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं बना। दैट मीन्स हमको ये बात समझ में आ गई कि r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं r स्क्वायर। तो ये वैल्यू सेम फॉर माइनस ना, अगर हम 1 के स्क्वायर में 0.0001 माइनस करें तो ये वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली कितनी 0.099999 आएगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, यानी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर में r स्क्वायर माइनस करने का और r स्क्वायर में r स्क्वायर प्लस करने का कोई सेंस नहीं हुआ, यानी ये किसके बराबर आ गया, r स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 2kpr अपॉन r स्क्वायर, ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा r स्क्वायर, अगल बगल ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा kp अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2। अब तुम यहां पे देखो ये कितना आ रहा है 2kp बाय r क्यूब, और ये कितना आ रहा है kp बाय r क्यूब, इजंट इट। ऐसे ही कुछ आ रहा है, देख लो, देख लिया तुमने, बहुत बढ़िया। अब ये वक्त समझो, यानी तुम कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, है ना। देखो ना, एक्सिस वाली कितनी है भाई, एक्सिस वाली है ये, इक्वेटोरियल वाली कितनी है kp बाय r क्यूब, kp बाय r क्यूब ये वाली। अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो, 2 लगा दो, तो ये क्या बन जाएगी, एक्सिस वाली बन जाएगी, है ना। चलो अब वेक्टर फॉर्म देखते हैं इसका, जरा वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, पहले एक्सिस देखते हैं वेक्टर फॉर्म, उसका डायग्राम देखते हैं। सपोज से कॉपी करके रब कर दो, चलो समझो, पहले डायग्राम देखो, -q
प्लस Q, है ना, ये O, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ भाई, सेंटर से यहाँ P दूरी पे मान लो R डिस्टेंस पे निकाल दी है ना। माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। सॉरी मैंने गलत बना दिया ना, ये E1 होगा और ये E2 होगा। सही कुछ यही डायग्राम था। चलो देख लो, ठीक समझो। अब यहाँ पे मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी आएगी, किधर आएगी, E2 ज्यादा है या E1 ज्यादा है, तो वो E2 ज्यादा है, तो नेट इधर आएगी। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो E2 ज्यादा है ना। E2 किसकी है, पॉजिटिव वाले की है। E2 जो है पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड है और E1 नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड है। चेक करो मैंने सही बनाया डायरेक्शन। नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है ना। चलो बिल्कुल सही बनाया। अच्छा ये बात सही है। चलो अब तो मुझे ये बताओ नेट कैसे है, जब ये ज्यादा है कम है तो ज्यादा में इसका कॉम्प्रोमाइज करो तो नेट तो इधर ही आएगी। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है तुम्हें पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। ये P का डायरेक्शन हो गया और ये E का डायरेक्शन हो गया। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी तुम E को डायरेक्टली लिख सकते हो 2K P/r³। जो P का डायरेक्शन है वही E का भी डायरेक्शन है। कोई दिक्कत, वेक्टर फॉर्म हो गया इसका एक्सिस वाले का, कोई दिक्कत। चलो होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा, तो पॉज करके एक दो बार और रिवाइंड करके देख लो, एक दो बार में और समझ में आ जाएगा। पॉज करके रिवाइंड कर लो। चलो देखो एट इक्वेटर, देखो देखो इसका डायग्राम बनाओ। ये था, बोलो। अच्छा ये हो गई हमारी E1 या E1 या E2 जो भी तुमने बोला, और ये हो गई हमारी E2। कितनी हो गई E2। नेट इधर आएगी क्या इन दोनों के बीच में, ये हो गई E नेट। चलो डाइपोल का डायरेक्शन बोलो, तुम फिर से कहोगे सर डाइपोल का डायरेक्शन तो माइनस से प्लस की तरफ होगा, ये P का डायरेक्शन है। और E का डायरेक्शन देखो, तो ये जो तुमने लिखा इक्वेटोरियल पॉइंट पे E K P/r³, है ना, यही लिखा ना। इसमें क्या E का और P का डायरेक्शन सेम है, नहीं। तुम कहोगे जो P का डायरेक्शन है उसका माइनस यानी ऑपोजिट किसका डायरेक्शन है, E का डायरेक्शन है। बस नहीं कि नहीं, देखो जो P का डायरेक्शन है, अगर P के डायरेक्शन का नेगेटिव कर दे, नेगेटिव मतलब P का डायरेक्शन जो लिया उसका फिर नेगेटिव कर दें यानी ऑपोजिट कर दें, तो किसका डायरेक्शन आ जाएगा, E का डायरेक्शन आ जाएगा। देखो सही बनाया, समझ में आ गया वेक्टर फॉर्म। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पे तुम ये भी लिख सकते हो कि E ऑफ एक्सिस, है ना, मॉड में तो 2 टाइम्स E ऑफ इक्वेटोरियल है, E ऑफ इक्वेटोरियल है, सही है। और डायरेक्शन वाइज देखो तो नेगेटिव, क्योंकि ये जो था वो अलोंग P था और ये जो है वो ऑपोजिट P है, सही है ना। तो इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है और इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। तो एक E इक्विवेलेंट का, E इक्वेटोरियल का अगर ऑपोजिट कर दो तो क्या आ जाता है, E एक्सिस आ जाता है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in
इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बहुत बढ़िया। मैंने माना कि मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये ऑलरेडी से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इस पे मैंने डाइपोल को ले जाके रख दिया, इसको ले जाके रख दिया डाइपोल को एट सर्टेन एंगल। ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला चार्ज, और ये लेंथ कितनी भाई, ये लेंथ है 12 एज वी ऑल नो। और ये कितने एंगल पे रखा गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लिया ये कुछ थीटा एंगल पे रखा गया ना। ये कुछ थीटा एंगल पे रखा गया, कितना एंगल पे रखा गया है, कुछ थीटा एंगल पे रखा गया। अब तुम ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इधर कौन सा चार्ज होगा, बच्चे कहते हैं इधर पॉजिटिव होगा, और इधर कौन सा होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल नेगेटिव में जा रही है, इधर से इधर जा रही है ना। तो मैं इसको रब कर दूं, ये दिमाग में रहेगा तुम्हारे। चलो मैंने रब कर दिया, रब कर दिया। तो जब तुमने ये समझा कि ये इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको खींचेगा इस तरह, और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज, इधर क्या है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव को इस तरह अट्रैक्ट करेगा। तो डाइपोल ऐसे तो रहने वाला नहीं, ये तो ये घूम जाएगा। भाई सोचो तुम यहाँ से डोरी बांधो और सीधा यूं खींचो, और कोई बंदा यहाँ पे डोरी बांधे और सीधा यूं खींचे, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज ऐसे नहीं हो जाएगी। तो ये टॉर्क नहीं लगा, इस पे घुमाव नहीं आया, आया ना। अच्छा, टॉर्क की पहले बेसिक समझ लो। टॉर्क होता है फोर्स इनटू दूरी, है ना। तो फोर्स और दूरी को मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं टॉर्क की। पर ये दूरी कौन सी होनी चाहिए, ये दूरी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर होना चाहिए फ्रॉम द एक्सिस। मैं तुम्हें शॉर्ट लैंग्वेज में समझाता हूं, थोड़ा सा टॉर्क का बेसिक बता दूं जिससे तुम्हें टॉर्क समझने में दिक्कत ना आए, बाकी तो पूरा एकदम आसान है। देखो मानो मैंने फोर्स ऐसे लगाई, तो टॉर्क लिखने का तरीका ये है कि जब भी तुम फोर्स बनाओ ना, तो उसके अलावा एक लाइन खींच लो, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे भी फोर्स लगा दो उसके वैसे एक लाइन खींच लो। अब सोचो ये यहां से पाइवोटेड है ओ पॉइंट से, तो जब तुम फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे घूमेगा। अब जहां पे ये पाइवोटेड है ना, वहां पे खड़े हो जाओ और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे एकदम परपेंडिकुलर जाओ, वो जो दूरी आएगी वही आर आएगी। सुना, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले जैसे फोर्स लगा रहे हो वैसे उसकी लाइन खींच लो, पहले फोर्स की अलोंग दैट डायरेक्शन, पूरी लाइन खींच गई। अब तुम जाके एक्सिस पे खड़े हो जाओ, क्या हो जाओ, एक्सिस पे जहां से घूम रहा है वहां पे जाके खड़े हो जाओ। फिर क्या करो, फिर एक सिंपल सा काम ये करो कि इस एक्सिस से इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे जाओ, लेकिन कैसे जाओ, एकदम परपेंडिकुलर जाओ। तो बताओ मैं इस लाइन ऑफ एक्शन से अगर मुझे यहां से जाना है एक्सिस से, तो मैं परपेंडिकुलर कैसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा। तो ये दूरी आर होती है, ये दूरी क्या होती है, आर होती है। सिमिलरली अगर मैं समझो तुमको आर निकालू, तो ये यानी फोर्स और ये दोनों दूरी मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है। बात समझ में आ गई, कौन सी दूरी कौन सी फोर्स, समझ में आ गई। अच्छा भैया, अब तुम ये समझो, मैंने फोर्स लगा दिया ऐसे ऐसे, सीधे नहीं लगा, ऐसे लगा। तो अब तुम फोर्स पे का लाइन ऑफ एक्शन पहले बना लो, बना लिया तुमने फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। अब फिर से जाके एक्सिस पे खड़े हो जाओ जहां से घूम रही है, जहां से ये घूम रही है। अब तुम बिल्कुल फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से, अगर मैं इसको 20 से हटा दूं, सोचो मैंने 20 से हटा दिया, अब तुम्हें इस एक्सिस से, ये वो पॉइंट एक्सिस है जहां से घूम सकते हो, वहां पे इस लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर जाना है। तो क्या तुम सीधे जाओगे, देखो इस सीधे वाली दूरी तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो तुम कहोगे सर हम जाएंगे थोड़ा सा ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, Isn't it? बोलो। तो ये दूरी तुम्हारी, अब इस फोर्स को इस दूरी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दूरी लाइन ऑफ एक्शन पर पड़ी। तो ये समझ में आया कि कौन टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड के लिए F क्रॉस R, उसमें F कौन होता है और R कौन होता है। बात तुम्हारी समझ में आई क्या, R और F कैसे चूज करते हैं। चलो ठीक है, अब समझो, इधर इस पे फोर्स लगी, इधर इस पे भी फोर्स लगी, हालांकि दोनों फोर्सेस बराबर है। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F,
मैं लेकिन फिर भी F1 और F2 नाम दे रहा हूं जिससे कि तुम समझ सको। दोनों फोर्सेस बराबर होंगी ना, क्योंकि दोनों पे चार्ज बराबर है तो फोर्स भी बराबर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो चलो पहले इसका टॉर्क निकालते हैं। मुझे बताओ कि कहां से घूम रहा है, मुझे समझाओ जरा, जल्दी बोलो। तुम मान सकते हो कहीं पर भी, है ना। तुम ये मानो कि ये यहां से यूं फिक्स था और ये घूम गया, ये घूम गया, ये घूम गया, तो एक्सिस बताओ कहां है, कहां से घूम रहा है, कहां से घूम रहा है डायपोल, यहां से घूम रहा है। तो ये पॉइंट तुम्हारा एक्सिस हो गया, लेट इट बी O, है ना। चलो अब देखते हैं मैंने क्या तरीका सिखाया तुम्हें टॉर्क निकालने का। टॉर्क 1, पहले मैं टॉर्क 1 निकालू। टॉर्क क्या निकालू? 1 निकालू। अच्छा भैया टॉर्क 1 क्या होगा? फोर्स जो कि F1 है इनटू दूरी। दूरी कैसे चूज करते हैं बताओ? एक्सिस पे खड़े होते हैं और पहले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बना लेते हैं। फोर्स को क्या बनाया? लाइन ऑफ एक्शन। फिर इस लाइन ऑफ एक्शन पे कैसे जाते हैं? परपेंडिकुलर जाते हैं। तुम देखो देखो देखो, ये तुम्हारा एक्सिस है और ये तुम्हारी फोर्स लग रही है F1, isn't it? ऐसा ही कुछ है, ये पॉइंट O है। तो ये मैं फोर्स का मैंने बना लिया लाइन ऑफ एक्शन। क्या बना लिया? लाइन ऑफ एक्शन, है ना। अब मैं इस लाइन ऑफ एक्शन पे कैसे जाऊं? R निकालने के लिए परपेंडिकुलर जाऊं, तो ये मेरा क्या होगा? R होगा, ये मेरा R होगा। अच्छा मुझे बताओ ये दूरी कितनी है? क्या ये दूरी 12 है और ये एंगल थीटा है? तो मुझे R की वैल्यू बता सकते हो? R अपॉन 12 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। तो जो R की वैल्यू आई वो कितनी है? यहाँ पे तुम्हें R से मल्टीप्लाई करना था ना। ये R कितना आया? ये R परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये कितना आया बोलो? ये R कितना आया? ये आया F1 इंटू R कितना आया बोलो? 2L साइन थीटा। इसको मैं लिख देता हूं F 2L साइन थीटा। बोलो सही है। चलो अब टॉर्क 2 निकालते हैं, फिर F की बात करेंगे। टॉर्क 2 सी कॉपी कर लो, ठीक है। चलो एक्सिस कहां माने हो? एक बार जिसको एक्सिस मान लो उसको चेंज नहीं करना। ये एक्सिस है ना। अब यहां पे फोर्स लग रही है ऐसे F2, है ना। तो ये तुम्हारा एक्सिस है, यहां फोर्स लग रही F2। अब तुमने बना लिया लाइन ऑफ एक्शन फिर से फोर्स की अलोंग इस डायरेक्शन। बन गई लाइन ऑफ एक्शन, बन गई लाइन ऑफ एक्शन। अब बताओ R कितना आ रहा है? अगर टॉर्क 2 निकालोगे तो F2 को मल्टीप्लाई करोगे R से ना। R कितना? अगर ये पॉइंट यहां पे होता O तो कुछ ऐसे जाते परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ R आता, है ना। पर ये O पॉइंट कहां है? यहां पर ना होके यहां पर है, नहीं यहां पर भी नहीं है, यहां पर है नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर है नहीं, यहां पर भी नहीं, कहां पे? यहीं पर ही है। तो बताओ इस लाइन से इस O पॉइंट की कितनी दूरी? अगर O पॉइंट यहां होता तो कुछ R की दूरी होती, यहां होता तो कुछ R की दूरी होती, और करीब होता तो कुछ थोड़ा बहुत R होता, पर वो तो पॉइंट यहीं पर ही है। तो बताओ ये कितना दूरी पे है लाइन ऑफ एक्शन से? 0। तो दूरी आई 0, यानी ये टॉर्क आया 0। तो नेट टॉर्क कितना आएगा भाई? देखो जो नेट टॉर्क आएगा टाउ, वो क्या आएगा? वो दोनों टॉर्क का सम आएगा, है ना। और दोनों टॉर्क क्या सेम डायरेक्शन घुमा रहे हैं? इसने ऐसे घुमाया, सोचो ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन घुमाएंगे? अगर एक फोर्स ऐसे लगे एक फोर्स ऐसे लगे तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना। देखो ये भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तुम्हारी तरफ से, देखो क्लॉकवाइज, और ये भी क्लॉकवाइज। दोनों टॉर्क क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। दैट इज, बोलो प्लस करो तो कितना आएगा? F2L साइन थीटा। बोलो सही है, यही नेट आएगा, यही टॉर्क नेट आएगा। ओके बहुत बढ़िया, टॉर्क नेट यही आ गया। अब मैं F की बात करता हूं। F इज दिस फोर्स F1, है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल, हमने पहले पढ़ा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने वाला Q नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाला Q है। यानी ये वो Q हो गया जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लड़ रही इससे। तो ये Q पे लगने वाली फोर्स कितनी होती है? वो होती है Q और E, isn't it? ये हमने पहले पढ़ा है क्या? अगर किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो कितनी लगती है? Q।
पास में आ गई। अच्छा तो यहाँ कितना रख दूं मैं फोर्सेज यहाँ पे, क्यू ई टू एल साइन थीटा, सही है। 2QL को क्या लिख सकते हैं, बोलो, P लिख सकते हैं E साइन थीटा। बात समझ में आई, क्या समझ में आई? ओके बहुत बढ़िया। यानी कितनी आ गई, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख दूं तो जो टॉर्क आया वो आया PE साइन थीटा। और तुम्हें पता है टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना है और तुम्हें पता है कि अगर कहीं पर भी ए बी साइन थीटा आता है तो ए क्रॉस बी होता है कि ए डॉट बी होता है। सो पॉज कॉपी कर लो, मैं रब करूं, फिर वेक्टर फॉर्म बताऊं तुम्हें। हो गया, सारे बेसिक समझ में आए? ओके समझिए। इन वेक्टर फॉर्म देखो, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर ए बी साइन थीटा लिखी हो, ठीक है, तो वो ए क्रॉस बी होती है, या अभी तो जनरल है तो वो बी क्रॉस ए भी हो सकती है, वो डायरेक्शन चेक करना पड़ता है। बहरहाल अगर दो प्रोडक्ट के साथ साइन थीटा इन्वॉल्व होता है वेक्टर क्वांटिटी में तो वो हमेशा क्रॉस में लिखी जाती है, और अगर यहीं पे दो प्रोडक्ट के साथ कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है दो वेक्टर प्रोडक्ट के साथ वेक्टर क्वांटिटी में, तो वो ए क्या लिखी जाती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। ये वेक्टर है टॉर्क, टॉर्क क्या है, वेक्टर है, बहुत बढ़िया, टॉर्क वेक्टर है ना। पी क्या है, वो भी वेक्टर है, ई क्या है, वो भी वेक्टर है। तो अगर वेक्टर में दो वेक्टर का प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है तो क्या लिखा जाता है, क्रॉस। यहाँ पे P क्रॉस E लिखा जाएगा। आई लेट यू नो व्हाई, पहले कॉपी करो। ओके मुझे बताओ यहाँ पे क्लॉक वाइज टॉर्क आया है कि एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क आया है? यहाँ पे क्लॉक वाइज टॉर्क आया ना, मैं तुम्हारी तरफ से दिखाता हूँ। अगर मैं अपनी उंगली को क्लॉक वाइज टर्न कर रहा हूँ राइट हैंड को, तो मेरा थंब कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है, और यही अगर मैं अपनी फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा हूं, बोलो, तो मेरा थंब आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे टॉर्क अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? यहाँ पे कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज टर्न आ रहा है, यानी टॉर्क अंदर की तरफ है। टॉर्क निकालने के डायरेक्शन को याद रखना, अंदर की तरफ है, यानी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क अंदर की तरफ है। अब ये बताओ P क्रॉस E करना आता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करना आता है? दूसरा तरीका ये होता है कि A पे अपना हाथ रखें और बी की तरफ फिंगर को बेंड करें, है ना। जैसे ये है तुम्हारा ए और ये है तुम्हारा बी, मान तो ए की तरफ अपनी हाथ रखो और बी की तरफ फिंगर को टर्न करो। तो ऐसे तो फिंगर टर्न नहीं हो पाएगी, ऐसे करोगे तो बी की तरफ टर्न तो नहीं हो रही है, तो तुम्हें अपने हाथ को ऐसे ले जाना पड़ेगा और तुम यू टर्न करोगे। सही है, सही है, बोलो। ए क्रॉस बी करना आया। अब जब पी क्रॉस ई करो, देखो टॉर्क अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं। पी कैसा है भाई, माइनस से, तुम्हें पता है P कैसा है, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, है ना। बहुत बढ़िया। तो P जो है वो माइनस से प्लस की तरफ है, यानी P ऐसे रखा। क्रॉस E कैसे जाऊं, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखो इधर गया तो थंब अंदर आया, ये टॉर्क के डायरेक्शन में आया, यानी मैंने सही लिखा है P क्रॉस E। समझ में आई बात, श्योर समझ में आई? ओके चलो इसको पॉज करो, जल्दी से कॉपी करो। इसके बाद हम लोग को थोड़े से इस पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ले वेक्टर फॉर्म समझ लो कायदे से। अच्छा अब देखो, एक बार चेक करो पहले, एक बार देखो पहले। तुम्हें पता है कहीं पर भी अगर साइन या कॉस थीटा इन्वॉल्व हो जाए, अभी तक इतनी बेसिक फिजिक्स तो आती होगी, है ना, कि अगर कहीं पर भी साइन थीटा या कॉस थीटा इन्वॉल्व हो जाए तो किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे तुमने बचपन में पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा,
तो यहाँ वर्क मैक्सिमम कब हो रहा था, जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो रहा था, है ना। वर्क मिनिमम कब हो रहा था, जब कॉस थीटा मिनिमम हो रहा था। बोलो, पढ़ा था ना। तो यहां पर भी टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। और वो कब होती है साइन थीटा की वैल्यू, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री हो। यानी तुम ये समझो, ये हमारा डाइपोल था, ये हमारा क्या था, डाइपोल माइनस प्लस, और ये हमारा इलेक्ट्रिक थी, ये हमारा डाइपोल है P, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी E, और इनके बीच का एंगल था थीटा। क्या एंगल था, थीटा। ये वेक्टर डायग्राम समझ में आया, एंगल था थीटा। बोलो, ये थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मतलब हमारा डाइपोल किस तरह का हो जाए, सोचो, हमारा डाइपोल किस तरह का हो जाए। ये हमारा डाइपोल कुछ ऐसा हो जाए, ये -Q और ये +Q, ये हमारा डाइपोल ऐसा हो जाए, 90 डिग्री पे चला जाए। अब तुम ये सोचो, कब इस पे मैक्सिमम, ये तो ऐसे घस से खींच लेगा, पर अगर ये बिल्कुल यूं सीधा होता, यूं एकदम ये होता, तो टॉर्क कैसे लगता, बिल्कुल यूं लगता। तो ये हल्का सा रखो तो टिच, और हल्का रखो टिच, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे और 90 डिग्री पे ले आओगे, तो टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम, है ना। समझ पा रहे हो। जो मैं कुछ चीज का सहारा ले लूं, नहीं समझो, है ना। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर ये डाइपोल ऐसा हो तो ये टॉर्क ऐसे घूम जाएगा, ऐसा हो ऐसे घूम जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये एंगल इतना हो तो इसमें टॉर्क भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। बस नहीं, टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो जब टॉर्क मैक्सिमम आएगा तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी टी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू तो 1 हो गई, तो कितना आ जाएगा, PE। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ठीक है। यानी यहां से बात ये समझ में आई कि अगर मैं P की वैल्यू लिखना चाहूँ यहां से, तो मैं क्या लिखूंगा, टॉर्क मैक्सिमम बाय E, है ना, लिख सकता हूँ। नोट करके एक बात समझो, अगर मैं कह दूं तुमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड F इज 1 न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1 कूलम पे 1 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, तो उस वक्त जो डाइपोल आएगा, क्या वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मैक्सिमम टॉर्क के बराबर आएगा। यानी तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इन F, कैसे डिफाइन कर सकते बताओ, if electric field is 1 Newton, if electric field is 1 Newton, तो तुम ऐसे डिफाइन करें, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is the maximum torque acting in a electric field of strength 1 Newton per coulomb. The moment of electric dipole is equals to the maximum torque acting on that dipole when the electric field strength is 1 Newton per coulomb. बात समझ में आ गई, श्योर समझ में आ गई। चल, okay, now think, if his torque is placed parallel to dipole is parallel to electric field. Now believe, देखो, है ना, ये -Q, ये +Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है हमारी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तुम ये सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर पॉजिटिव चार्ज हुआ और इधर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, है ना। तो इस पे फोर्स इधर लगेगी और इस पे फोर्स इधर लगेगी। बोलो, F1 F2। तो ये डाइपोल घूम पाएगा क्या, कि ऐसे खींचेगा, घूमेगा तो नहीं ना, ऐसे खींचेगा, घूम नहीं पाएगा।
टॉर्क नहीं आएगा, घुमाव नहीं आएगा, मोमेंट नहीं आएगा, खींचेगा। तो इस केस में थीटा क्या है, P ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, तो एंगल कितना, 0। और हमें पता है जब एंगल 0 हो गया तो जो टॉर्क की वैल्यू थी PE sin 0 वो कितना आ गई, 0 आ गई, है ना। अब सेम ऐसा करो कि इस नेगेटिव को, इसको ड्रॉ कर दो। अब ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रखते हैं, है ना। इस बार प्लस Q को इधर कर देते हैं और माइनस Q को इधर कर देते हैं। तो बताओ इधर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इधर हुआ पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है। अच्छा, तुम्हारी बात समझ में आ गई। तो ये बताओ, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स मारेगा, और ये पॉजिटिव को नेगेटिव खींचेगा, है ना। फिर ये नेगेटिव को नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये मान लो F1 फोर्स है, और ये क्या हो गई, F2 फोर्स हो गई। बोलो सही है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, इधर ही फोर्स लगाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, डाइपोल इस बार ये वाला पॉजिटिव इधर इधर भाग रहा और नेगेटिव वाला इधर भाग रहा, यानी ये ऐसे कंप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। घुमाव अभी भी नहीं आ रहा ना, घुमाव तो नहीं आ रहा है ना, टॉर्क तो नहीं आ रहा है ना। इस बार एंगल कितना है, डाइपोल का डायरेक्शन कैसे होता है, डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डाइपोल का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। क्या डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, देखो डाइपोल ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों में एंगल कितना, 180 डिग्री। और हमें पता है अगर हम टॉर्क इस केस में फिर से निकालें, PE sin 180 लिखेंगे और ये भी कितना आता है, 0, sin 180 की वैल्यू भी 0 थी, तो टॉर्क अभी भी 0 आ रहा है। क्लियर होगी बात, यानी अगर डाइपोल को आप पैरेलल रख देंगे तो कोई भी उसमें टॉर्क आने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई, घुमाव आने वाला नहीं है।